नाटक महाभोज, ये नाटक लिखा मन्नू भंडारी ने। इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है। नाटक में 11 दृश्यों में व्यक्त किया हुआ है। इसमें 11 दृश्य हैं। नाटक में राजनीति, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार एवं अपराध की यथार्थ चित्रण किया गया है। अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक नेता किस हद तक नीचे गिरते हैं उनका भी स्पष्ट चित्रण इसके अंदर किया गया है। अब इसके जो प्रमुख पात्र कौन कौन है। दा साहब, ये मुख्यमंत्री हैं। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पार्टी के नेता हैं। अथा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। पांडे जी दा साहब के निजी सचिव हैं। लखन दा साहब का विश्वास पात्र सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी है। सक्सेना एसपी है। सिन्हा डीआईजी है। दन्ना बाबू मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं, मतलब एक न्यूज़पेपर के संपादक हैं। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर हैं। महेश रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार हैं। स्त्री दा साहब की पीए है। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। विशु हरिजनों का हमदर्द जो मार दिया गया है। हीरा बीसू का बाप है। बिंदा बीसू का अभिन्न मित्र है और रुक्मा बिंदा की पत्नी है। ठीक है। फिर है इसमें जोरावर, ये सरोहा का जमींदार नव धनाढ़ किसान, धनी किसान है। काशी सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। थानेदार सरोहा का थानेदार और जोरावर का चमचा है। लठैत जोरावर का आदमी है। लड़की जोरावर की लड़की है। जोगेश्वर साहू सरोहा का बनिया है। अब इसका सबसे पहला दृश्य है। बिशु की लाश रखी है। उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही है। बाप घुटनों में सिर दिए बैठा है। चारों तरफ लोग जमा है। माहौल में सनसनी और तनाव है। थानेदार आते हैं तहकीकात करने के लिए। चूंकि गांव वालों को पता है कि बिशु खुद नहीं मरा, उसकी हत्या की गई है, पर सब चुप है। थानेदार बिशु की लाश को एम्बुलेंस में उठाने के लिए आसपास के लोगों से कहते हैं ताकि उसे पोस्टमार्टम के लिए शहर ले जा सकें। पर हीरा नहीं चाहता उसके बेटे को चीर फाड़ करे, चाहता नहीं उसका पोस्टमार्टम कराना। पांडे जी कहते हैं अगर चीर फाड़ नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। थानेदार सबको वहीं खड़ा रहने को कहकर चले जाते हैं। अब है दूसरा दृश्य। शहर में मसाल साप्ताहिक का कार्यालय। भवानी अपनी मेज पर फैली फाइलों में व्यस्त है। नरोत्तम गांव का समाचार लेकर आता है। कहता है विशेषर का लाश मिली है, मतलब बिंदा की लाश मिली है। चुनाव से पहले हुई घटना साधारण नहीं है। जब पूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू का चुनाव में खम ठोक कर खड़ा होना, भवानी विशेषर के बारे में जानकर कि हरिजनों का हमदर्द और लीडर था, बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों सामयिक परिस्थिति को लेकर बातें करने लगते हैं। भवानी आगजनी की घटना की बात करते हैं कि कैसे वह घटना समाचार पत्रों से लेकर विधानसभा तक तहलका मचाए हुए हैं, लेकिन फिर सब चीज़ें 15 दिन में गायब हो गई। पर नरोत्तम जो विशेषर की रिपोर्ट को गंभीरता से लेता है, वही भवानी उसे पहले पत्र में किसी कोने में रखने की बात करता है और ऐसे खबर को सामने रखना चाहता है जिसके हेडलाइन देखते ही लोग अखबार को खरीदें, जिस पर नरोत्तम गुस्सा होता है और बाद में एडिशनल पेज जोड़कर खबर को छपवाने की बात होती है ताकि उनके अखबार की बिक्री हो। नरोत्तम को और ज़्यादा मैटर लाने के लिए भेज देते हैं। अब है तीसरा दृश्य। इस दृश्य में दा साहब के घर का दृश्य है। यहाँ लखन अखबार में बिशु की हत्या की खबर छपने से परेशान है। इससे हरिजन की सारी वोट विरोधी पक्ष को मिलने की संभावना है। पांडे जी के दा साहब के यहाँ आने से चुनाव की रणनीति पर बात करते हैं। लखन के आवेश को देखकर दा साहब उसे संयम और व्यवहार में सुधार लाने के लिए कहते हैं। उसे राजनीति में रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। चौथा दृश्य। इस दृश्य में बिंदा विशेषर की मौत पर उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं। बिंदा जो है विशेषर की मौत पर उत्तेजित है। महेश और रुक्मा उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी बातों को समझने की चेष्टा ना करते हुए लोगों से लड़ने को तत्पर है। गांव के लोग विशेषर की मौत का नारा लगाते हैं। वहीं सुकुल बाबू आगजनी और बिशु की हत्या की घटना को मुद्दा बनाकर जनसभा में भाषण देते हैं। चुनाव को देखते हुए चुनाव में सुकुल बाबू के कार्यकर्ता और दा साहब के कार्यकर्ता के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब है पांचवा दृश्य। इस दृश्य में दा साहब के कमरे में दा साहब, पांडे जी और अप्पा साहब बैठकर सुकुल बाबू की मीटिंग में हुई गड़बड़ी तथा लोगों को प्रलोभन से उनकी ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई है उन पर चर्चा होने के साथ ही उनके ही पार्टी के लोग दा साहब हो रहे नाराज की कारणों पर, मतलब दा साहब जो नाराज हो रहे हैं उसके कारणों पर विचार कर रहे हैं। दा साहब जहां अपने पार्टी की शिकायत को स्वार्थ बोलते हैं कि जो पार्टी शिकायत करती है वो स्वार्थ है, वहीं अप्पा साहब लखन को खड़ा करना उसकी वजह बताते हैं कि तो आपने जो लखन को खड़ा करा उसी वजह से ही हुआ है। दा साहब मसाल के संपादक दत्ता साहब को अखबार की स्वतंत्रता को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मना करते हुए जिम्मेदार बनने की सलाह देते कि तुम समाचार की ताकत को गलत इस्तेमाल मत करो।
और जिम्मेदार बनो। और सक्सेना को बिशु की घटना दोबारा जांच करते हुए लोगों के भरोसा जीतने के लिए कहते हैं कि जो बिशु की हत्या हुई है उसकी घटना की दोबारा जांच करो और लोगों का भरोसा जीतो। अब है छठा दृश्य। इस दृश्य में मसाल का दफ्तर है जहां महेश और बिंदा दत्ता बाबू से मिलने के लिए बैठे हैं। वहीं दत्ता बाबू पत्र के लिए आर्थिक सलाह पाकर प्रसन्न हुए दा साहब के वहां आए हैं और उन दोनों को देखकर उनकी बातों को समझे बिना ही लापरवाही से बात करते हैं और दोनों गुस्से से निकल जाते हैं। इसके बाद नरोत्तम आकर उन्हें महेश और बिंदा के पास आगजनी की घटना की प्रमाण होने की बात करते हैं कि महेश और बिंदा के पास आगजनी की जो आगजनी हुई थी उसके सबूत हैं। उस पर दत्ता साहब उसे उल्टा विरोधी पक्ष का प्रचारक कहकर व्यंग करते कि तुम तो खुद ही विरोधी पक्ष के प्रचारक हो। नरोत्तम भी कभी मशाल के लिए काम ना करने की बात कहते हुए चला जाता है कि वो आज के बाद कभी मशाल के लिए काम नहीं करेगा और चला जाता है। फिर सातवां दृश्य है। इस दृश्य में दास साहब की जनसभा की तैयारी जोरावर जोरों से करता है ताकि सभी सही से सब कुछ हो जाए। लेकिन जब दास साहब सोरहा पहुंचते हैं तो जोरावर द्वारा किए गए कार्यक्रमों की व्यवस्था को ना अपनाकर दास साहब अपने तरीके से कार्यक्रम करते हैं और उसमें घी डालने का काम काशी करता है। वह उसे उसी पार्टी में रहकर उनके खिलाफ होने को उकसाता है। फिर आठवां दृश्य। इस दृश्य में बिशु की मौत की पुनः तहकीकात करने एसपी सक्सेना आते हैं। पूरे गांव वाले थाने में जमा हो जाते हैं। सक्सेना एक एक करके सबकी गवाही लेते हैं जिसमें हीरा एवं बिंदा जोरावर को बिशु की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। चूंकि बिंदा यह भी बताते हैं कि बिशु के हाथ आगजनी की घटना का कुछ प्रमाण लग गया था और जिसे लेकर वह दिल्ली जाने की बात कर रहा था जिसमें जोरावर का नाम था, जिससे जोरावर जो बिशु के दुश्मन बन गए थे। लेकिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बिशु की मौत का कारण जहर बताकर उसे आत्महत्या बता दिया। अब है नौवां दृश्य। इस दृश्य में रात के समय में गांव का टेस्ट हाउस महेश भागते हुए दरवाजा और खिड़की खटखटाता है। दरवाजा खोलते हुए महेश को वहां देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं। महेश उन्हें बताते हैं कि दिन में दिए गवाही के कारण कुछ लड़कों ने विंदा की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी और बताते हैं कि वही लड़के हैं जिन्होंने पुत्तन की दुकान में चाय में जहर मिलाकर बिशु की हत्या की है। अगर जल्दी से उन्हें पकड़ा नहीं गया तो बिशु का हत्यारा बच जाएगा और विंदा भी वहां गया है। उसे मारने के लिए वे लोग एकमात्र सबूत हैं बिशु की हत्या के। मतलब जो बिंदा है वही एकमात्र सबूत है, उसको भी वो मार देना चाहते हैं। 10वां दृश्य। इस दृश्य में दास साहब की बैठक का कमरा, जमाना, बहन, पांडे जी, लखन और दास साहब सक्सेना की तहकीकात से सुकुल बाबू को किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है तथा उनसे लोग असंतुष्ट हो रहे हैं और जोरावर खुद इलेक्शन में खड़ा होने की बातों को लेकर चर्चा चल रही है। दास साहब परेशान होते हैं और जोरावर को बुलाकर सक्सेना की रिपोर्ट सुनाकर धमकाते हैं जिससे वे डरकर चुनाव लड़ने के फैसले से हट जाने के साथ दास साहब के अनुसार काम करने को तैयार हो जाते हैं। उधर डीआईजी सिन्हा को बुलाकर दास साहब बिंदा को बिशु का हत्यारा ठहराने के साथ बिना वजह कुछ लोगों को परेशान कर जोरावर के नाम हत्या में घुसाने के लिए सक्सेना को सस्पेंड करने का आदेश दे देते हैं। अब इसमें 11वां दृश्य है। इस दृश्य में सरोहा की परिस्थिति को संभालने के बाद जोरावर, दास साहब तथा डीआईजी सिंह अपने अपने घरों में दावत देकर जश्न मना रहे हैं और थाने में बिंदा को थानेदार मार कर बिशु की हत्या को कबूल करने की चेष्टा करवा रहा है। मतलब बिंदा को ही पकड़ लिया, उसी से कबूल करवा रहे हैं कि तुमने ही उसको मारा है, बिशु को तुमने ही मारा है। महेश और सक्सेना बिंदा के चीख से दुख और क्रोध से परेशान बाहर छटपटा रहे हैं। इस तरह अंत तक बारी बारी से उन लोगों की पार्टी के दृश्य के साथ थाने के दृश्य को दिखाया जा रहा है। अंततः बिंदा मार खाकर जमीन पर पड़े करा रहा है और महेश वहां जाकर भी कुछ न कर पाने से बेचैन हो रहा है और यही नाटक समाप्त हो जाता है।